नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपके साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रोग्राम वकील साहब आपकी उन कानूनी मसलों के उलझनों के हल के लिए है जिनसे आप दो चार हैं, इनका आप कहीं कोई मशवरा चाहते हैं, बहुत साल आपको हो चुके हैं, आपको अपने किसी कानूनी मसले का हल नहीं मिल पा रहा है, या आपको ये नहीं पता कि आपको कानून से किस मसले में किस तरह से मदद लेनी है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। आपको करना बस ये है कि हमारे जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर आपको हमें कॉल करना है। अपना सवाल अगर आप पहले से सोच के रखेंगे, उसको एक फ्रेम आउट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगी जो कि आपके सवाल का जवाब देंगी। उनसे मशवरा करने के बाद आप मकामी तौर पे अपने वकील से या फिर अपने आसपास जो कानूनी जो मसलों का हल करते हैं उनसे फिर आप राब्ता करें और तब आप कोई कानूनी पेशरफ्त कर सकते हैं। यहां से आपको मशवरा मिल जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारी जानी पहचानी मेहमान, मशहूर शख्सियत, लीगल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट फरहा फैज साहिबा। फरहा मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। अस्सलाम वालेकुम हीना। जी मैम, वालेकुम सलाम। और बहुत हम आपका इस्तकबाल इसलिए भी करना चाहेंगे चूँकि हम जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आप रहती हैं और उसके बावजूद हमारे नाजरीन के लिए आपने इतना कीमती वक्त आप यहाँ पर दे रही हैं। आपके तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, आपको जो भी सवाल पूछना है आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आप टीवी की आवाज़ बंद रखें। अपना सवाल जो है अगर आप पहले से बना लेंगे तो आपको ही आसानी होगी। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और चूँकि फरहा फैज मैम हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे हम सबसे पहले ख़वातीन के ताल्लुक़ से ही जानना चाहेंगे। फरहा मैम, जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना का जो दौर था, पिछला जितना भी दौर रहा है, उसमें हमने देखा था कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो घरेलू तशद्दुद है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। या तो ये था कि कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी था, ख़वातीन निकल भी नहीं पा रही थीं, अपने मसले भी नहीं रख पा रही थीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने भी ये बात देखी होगी कि बहुत ज़्यादा इन मामलों में इजाफा हो गया था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कानून मौजूद है ख़वातीन के लिए, किसी भी तरह का जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके लिए कानून मौजूद है। अगर किसी भी खातून के साथ, महिला के साथ घर से इस तरह की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो क्या करे? आप अपने तजुर्बे की रोशनी में जरूर बताइए। देखिए ना, जब घर में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले जरूरी होता है उसको फर्स्ट एड मिलना। जैसे कोई चोट लग जाने पे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले फर्स्ट एड की जरूरत होती है। इसी तरह से कोई भी अपना सूट फाइल करने से पहले उसको जरूरी होती है कि इमीडिएट रिलीफ उसको चाहिए होता है। अगर उसके साथ में मारपीट हो रही है या इस तरह की कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 100 नंबर पर कॉल करे। 100 नंबर पर अगर वो कॉल करती है तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। फौरन जिस जगह पर वो है वो अपना एड्रेस बताएगी, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, किन लोगों से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपनी जगह बताएगी जहां पर वो मौजूद है। उसी जगह जो है वो फौरन जो है वो पुलिस रिलीफ पीसीआर वैन जो है वो वहां पहुंच जाती है और उसे पुलिस रिलीफ मिलता है। और फिर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है छोटा मोटा जिसको समझा बुझा करके दूर किया जा सकता है तो जो लोग जाते हैं डिपार्टमेंट से वो उनको सॉर्ट आउट करा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला है जो समझाने बुझाने से दूर नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर वो एडवाइस करते हैं कि आप थाने आ जाइए, और वो अपने साथ भी ले आते हैं जो पार्टीज हैं जो झगड़ा कर रही हैं या मारपीट कर रही हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो वो उनको अपने साथ में जो है थाने में ले आते हैं। थाने में आकर के वो लेडी जो है कंप्लेंट अपनी दे सकती है लिख करके तहरीर, और वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 498A में उसकी जो है कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। मारपीट हुई है तो उसका मेडिकल करा लिया जाता है और फिर उसकी जो है कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। अगर कॉग्निजेबल है तो उस तरह से, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो अलग सेक्शंस में FIR दर्ज हो जाती है। तो ये है तरीका। अब अगर उसको ज्यादा अगर कोई दिक्कत है तो वो सीधे कोर्ट में भी जा सकती है, थाने में ना जाए, सीधे कोर्ट में जा करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में जो इनेक्ट हुआ है उसमें भी ये केस अपना फाइल कर सकती है
और उसमें जो है रिलीफ मांग सकती है, जैसे अलग रहने के प्रोविजन भी है उसमें। अपने हस्बैंड से वो मांग सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसके हस्बैंड को कि इसका रिहाइश का आप अलग इंतजाम करके दें, अगर इन लॉज के साथ में उसकी नहीं बन रही है। इसके अलावा मेंटेनेंस का भी उसमें डिमांड कर सकती है, और मेंटेनेंस के लिए एक अलग से भी सूट वो 125 सीआरपीसी में भी फाइल कर सकती है, उसके पास अलग से भी प्रोविजन है। इसके अलावा अगर उसके कोई मेडिकल उसको कॉम्पनसेशन चाहिए है या मारपीट हुई है उसके खिलाफ उसको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोर्ट के थ्रू वो डिमांड कर सकती है सेक्शन 22 में। जी मैम, ये सारे रिलीफ उसके पास हैं, जिस तरह का उसको नीड है तो वो उस तरह से केस फाइल कर जी मैम, सकती है। बिल्कुल आपने काफ़ी तफसील से बताया है और हमारे पास कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, अजीम नाम। जी सर, अपनी बात रखिए, वकील साहबा मौजूद हैं। जी जी, सवाल करिए, हेलो। सवाल करिए। मेरा सवाल ये था, 1963 में जो हमारी जमीन का पट्टा लैंड अपने पेड़ में नाम था, बाद में गवर्नमेंट लैंड आ गया। तो जब मैं तहसीलदार से अर्जी दाखिल किया तो तहसीलदार ये बता रहे कि नाम चेंज नहीं होता, गवर्नमेंट ही आता। बस प्राइवेट कब्रिस्तान है, ये गवर्नमेंट कैसा है? पुराने रिकॉर्ड को कंटिन्यूस करो बोला मैं तहसीलदार साहब से, वो नहीं होता बोले। बस अब मेरे को सर्वे कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा था उसके लिए, तो वो लोग क्या करे कि सर्वे के लिए या लिख के ऑर्डर पास करें कि भाई इसका सर्वे करो लाइन का उसे, तो पुराना रिकॉर्ड क्यों नहीं कंटिन्यूस कर रहे, मेरे समझ में नहीं आया। इसके लिए जरा मशवरा लेने का था, या मैं डीसी की कंप्लेंट करो या कोर्ट से काम करना पड़ेगा इसके लिए। जी वकील साहब, तकरीबन 12-15 साल हो गए कंटिन्यू। बिल्कुल वकील साहब, आपसे अगर कुछ पूछना चाहेंगी तो वो भी आप सुन लीजिए। जी वकील साहब, हिना, जहां तक मैं समझ पाई, उनकी आवाज नहीं क्लियर आ पाई थी जी जी, कि ये किसी कब्रिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान है और वो कोई प्राइवेट उसको बता रहे हैं ये हमारा प्राइवेट कब्रिस्तान है। जी जी, तो मैं इनको ये बता दूं, देखिए जो शमशान घाट है या कब्रिस्तान है या कोई मस्जिद है या इस तरह की कोई रिलीजियस जहां कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये चीजें जो हैं कभी भी प्राइवेट नहीं होती हैं। ये वक्फ की या तो प्रॉपर्टी रही होगी या इस तरह का कुछ उसमें मामला जरूर है। और इसका जो भी कंक्लूजन निकलेगा, वो जो ये बता रहे हैं तहसीलदार का सर्वे, उसके तहसीलदार का जांच होने के बाद ही उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो, प्लस जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू में वो जगह किस नाम से इंदराज है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी शो हो रखी है या वहां कब्रिस्तान शो है, तो वो सब चीजें देखने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आपका भी वकील साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ तो बंद कर दें, लेकिन आपके जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ऑडिबल रखें ताकि आपकी बात जो है वो हमारे एक्सपर्ट तक पहुँच पाए। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। और मैं इनसे बात कर रहे थे, वकील साहबा से हम बात कर रहे थे घरेलू तशद्दुद की, डोमेस्टिक वायलेंस की। वकील साहबा, जिस तरह से हमने आपसे कहा कि कई बार आपने भी इस तरह के मामले देखे होंगे कि ख़वातीन जो हैं वो माली अपनी हालत की वजह से कानून का सहारा लेने से डरती हैं। कई बार हम ये बात अपने प्रोग्राम में आपके ज़रिए भी ये समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि कानून की मदद आप ले सकती हैं, सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर कोई खातून कानून की कोई मदद लेना चाहती है, ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद के मामले में, और वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, उनकी इकनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, उस सूरत में वो क्या कर सकती हैं? हिना, वैसे तो अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, और जैसे मैं पिछले कुछ महीनों में देख रही हूँ, हमारे यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, वहाँ मैंने ये नोटिस किया है कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं, 2 फैमिली कोर्ट वहाँ पर हैं। एक मेन फैमिली कोर्ट है और केसेस ज्यादा होने की वजह से फिर एक और कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एक एडिशनल फैमिली कोर्ट है।
तो 40% केसेस, पूरे कोर्ट कैंपस के 40% केसेस का जो लोड है वो इन्हीं 2 कोर्ट्स पर है। आज लेडीज जो है वो बहुत अवेयर है, अपने थोड़े से भी परेशानी होने पर वो सूट फाइल कर दे रही हैं। और हमारे यहाँ के तो खैर जजेस जो हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं इस मामले में। नरेंद्र जी प्रिंसिपल जज हैं यहाँ फैमिली कोर्ट में, और उनके टाइम पीरियड में तमाम लेडीज को जो है वो खर्चा दिलवाया जा रहा है। लेकिन अगर सूट फाइल करने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है, वो एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर लीगल एड सेल होता है एक। तो अगर किसी के पास में इस तरह की उसके माली हालात ठीक नहीं है और उसको लगता है कि उसको सूट फाइल करना है, तो वो एक सादी सी एप्लीकेशन लिख करके 2 लाइन लिख दे कि मेरा ये स्टेटस है और मुझे इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और मैं जो है अपना खर्चे का या डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल करना चाहती हूँ और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास इनकम सर्टिफिकेट, जो आजकल मैं देखती हूँ आमतौर पर सभी ने बनवा रखे हैं, इनकम सर्टिफिकेट है तो वो उसकी एक कॉपी लगा दे, और नहीं है तो वैसे भी वो लिख करके दे दे, अपना रेजिडेंस प्रूफ दे दे, आधार कार्ड की एक कॉपी लगा दे उसमें, और वो लीगल सेल जो है वहां पर वो मूव कर दे एप्लीकेशन। तो वो लोग उससे बातचीत करके कि उसका क्या प्रॉब्लम है, किस चीज के लिए उसको ये बिल्कुल बिल्कुल वो उसको वहां से एडवोकेट हायर करके देते हैं। किसी भी एडवोकेट को बुला करके जो जिन्होंने एम्पैनल कराया हुआ होता है अपना नाम, वो उनको जो है रेफर कर देते हैं, उसके पेपर्स वगैरह उस एडवोकेट को सौंप देते हैं और वो एडवोकेट जो है वो उसका सारा काम करता है बिना किसी फीस के लिए। इवन जो खर्चे होते हैं जैसे टाइपिंग का खर्चा है या फोटोकॉपीज का है या फाइलिंग का जो कोर्ट फीस वगैरह थोड़ी बहुत लगनी होती है, वो सारे इखराजात जो हैं वो एडवोकेट बेयर करता है और फिर उसका एक बिल बना करके वो अपने उसको लीगल सेल को देता है और लीगल सेल से उसका पेमेंट उसको मिलता है। उस लेडी को कुछ नहीं। जी, बहुत ही अहम मालूमात हमारे नाजरीन, जी बिल्कुल, हम बहुत ही अहम मालूमात आपने एक बार फिर से हमारे नाजरीन तक पहुंचाई है। और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वकील साहब, इसमें ख़ास तौर पर आप अपने कानूनी मसलों का हल जान सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब हम घरेलू तशद्दुद की बात कर ही रहे हैं तो फैमिली कोर्ट को आप कितना अहम मानती हैं इस तरह के मामलात में उनको निपटारे के लिए? देखिए, फैमिली कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आजकल लोगों की लाइफ में, क्योंकि मैं देखती हूँ हर दूसरे तीसरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। बिल्कुल। और अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं। सिविल सूट में आप देख लीजिए, लोगों की कॉल बहुत आती भी है आपके पास में कि मैं इतने साल से केस लड़ रहा हूँ, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेरा ये मामला है वो मामला है। लेकिन फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश होने के बाद में पहली बात तो ये कि वो जो लोगों के एक दिमाग में था जी कोर्ट और कचहरी का मामला हो गया, ये हो गया, तो वो चीज बिल्कुल अलग है कहलाएगी वो कोर्ट ही, प्रोसीडिंग्स उसकी कोर्ट जैसी ही होंगी। लेकिन वो कोर्ट का हिस्सा होते हुए भी आपके परिवार का एक हिस्सा माना जाता है। वहां मीडिएटर्स होते हैं जो पहले आपकी बात, केस रजिस्टर होने के बाद में पहले आपकी बात को सुनते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपके आपस में जो मनमुटाव हैं वो दूर हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएं और आपका सॉल्यूशन जो है वो इमीडिएट हो जाए। अगर किसी में नहीं बनती है बात तो वो मीडिएटर्स जो हैं वो फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को भेजते हैं कि भाई इनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स इस तरह के हैं कि उनका रिजॉल्व नहीं हो सकता और इसमें जो है वो फर्दर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है। उसके बाद कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स चलती हैं और वो केस डिसाइड किए जाते हैं। तो ये एक फैमिली का ही हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे पहले घर में लोग पंचायतें बिठा लेते थे, घर के लोग इकट्ठा हो जाते थे, फैसले कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते थे, लिख भी लेते थे, लेकिन उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती थी। यहाँ अगर मीडिएशन सेल में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसकी लीगल वैलिडिटी होती है और वो आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है अगर वहां बैठ के आपका फैसला होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली कोर्ट का। दूसरी बात, जैसे एडजॉर्नमेंट्स हो जाते हैं कोर्ट में, ज्यादातर स्ट्राइक्स रहती हैं, नो वर्क रहता है, तो ये फैमिली कोर्ट्स जो हैं ये उस दायरे से
बाहर ही रहती हैं। फैमिली कोर्ट्स वर्क करती हैं। अगर कोई क्लाइंट विदाउट एडवोकेट भी अपियर हो जाता है और अपनी बात रख देता है खड़े होकर के, जी जी तो कोर्ट जो है वो उसको कंसिडर करती है, सुनती है जी। और उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के लिए और आजकल इसका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लोगों जी की जी लाइफ जी। में। बहुत ही अहम मालूमात हमारे तमाम नाज़रीन और ख़ासतौर से ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो उन तक ये मालूमात पहुंची है कि किस तरह से वो फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती हैं और अपने छोटे छोटे मसलों का हल भी उन्हें अपने फैमिली कोर्ट से मिल सकता है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हम हासन डिस्ट्रिक्ट से कर्नाटका से बात कर रहे हैं। सवाल करिए मैम। हमारा एक ये है कोर्ट का एक मसला है, आपसे बात करना है। सवाल करिए। ये हमारे एक बहू है, वो हमारे पर थोड़ा बहुत सा इल्जाम लगा दिए है। जी जी। वो बोलती है वो हमारे से घर से बहुत से सामान चोरी करके कपड़े लता सब लेके चले गए, फिर हमारे ऊपर ही केस करिए मैडम, ये दो केस किया, क्या करना है इसका मसला बताइए। कितने साल हो गए शादी को? शादी होके 4 साल हो गया था, 1 साल हमारे घर में नहीं है, तो हम कुछ नहीं करिए। हमारे बेटियों सब बाहर थे, 2 बेटे सऊदी में थे, कोई एक बच्चे बेटा भी हैं क्या सऊदी में। उनके? बच्चे नहीं। जी, हमारी साथ वकील साहबा मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहें। जी वकील साहबा, इनकी बहू है, इल्जाम लगाती है जी, इनके ऊपर। जी इनका जो केस किया है इनकी बहू ने, वो किस सेक्शन में किया है? मैम आप केस बता किया सकती हैं कि किस सेक्शन के तहत आपकी बहू ने आपके ऊपर केस किया है? अरे इसके वास्ते क्या वो डोरी केस बोलती ना, डाउरी केस, डाउरी डाउरी के केस। जहेज के लिए हाँ क्या? ठीक है। देखिए इसमें परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर उसने केस किया है तो उसका जो है पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर उसने पुलिस केस किया है तो। और इन्वेस्टिगेशन में आपका सबसे बड़ा जो परेशानी आती थी वो अरेस्टिंग की आती थी कि हमने कुछ किया नहीं है, बहू हमारे पास रह भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो सबके नाम लिखवा देती है, सास का भी, ससुर का भी, जो नंदे जिनकी शादी हो गई हैं, जो अपने घरों में ससुराल में, उनका भी नाम लिखवा दिया, नंदोई का भी नाम लिखवा दिया। ये इस तरह का कुछ ट्रेंड भी चल पड़ा है, क्योंकि मिसयूज तो हर चीज का होता है, तो लॉ का भी मिसयूज होता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है साफ तौर पर कि अगर इस तरह के केसेस रजिस्टर होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस, तो और उनका जो पनिशमेंट है वो बिलो 7 है, 7 साल से कम है, तो उसमें अरेस्टिंग नहीं होगी, इन लॉज की अरेस्टिंग नहीं होगी। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में अगर ये लगता है कि भाई हाँ ये कल्प्रिट है और इनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, इन्होंने ये साबित हो रहा है या कुछ तरह के कुछ प्रूफ्स हैं, तो तभी वो अरेस्टिंग होती है। और अदरवाइज तो सेक्शन 41 का नोटिस दे करके उनको थाने से ही जो है, जिसे हम कच्ची बेल कहते हैं, कच्ची जमानत कहते हैं, उन्हें बेल आउट कर दिया जाता है और उनको ये हिदायत कर दी जाती है कि वो जब ये केस चलेगा कोर्ट में तो वो कोर्ट में अपियर हो जाएंगे। और जब ये रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद में आईओ अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपता है, वहां जाने के बाद में कोर्ट जरूरी समझती है तो उन लोगों को फिर वो कोर्ट समन वहां से भेजती है, तो ये लोग जो कोर्ट में जाकर के एडवोकेट के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। तो इस तरह से वो जो एक परेशानी होती थी, अरेस्टिंग हो रही और बदतमीजी हो रही है लोगों के साथ में, सोसाइटी में भी उसका एक गलत मैसेज जाता था उस परिवार के लिए। बिल्कुल तो वो सब चीजें बिल्कुल खत्म है। इवन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर नाजायज किसी की अरेस्टिंग होती है तो वो जो है उस एरिया की जो हाई कोर्ट है उसका कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो इतना अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो मकसद यही है कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, मिसयूज ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, लीगल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट
एडवोकेट फराह फैज साहिबा, जिनसे लगातार हम कानूनी जानकारी जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हमने डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद के ताल्लुक से उनसे काफ़ी अहम मालूमात आप तक पहुंचाई है। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप जब हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अपना सवाल जो है वो पहले से अगर आप बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। मैम, यहाँ आज हम आपसे एक बहुत ही अहम जानकारी कानूनी तौर पर जानना चाहेंगे। हालिया दिनों में हमने देखा था कि बहुत सारी जो खवातीन हैं उनकी बिना इजाज़त के ऑनलाइन उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया, या आपने भी ये बात देखी होगी कि कई बार खवातीन का उनके साथ बदसलूकी की जाती है, ऑनलाइन उनसे बदकलामी की जाती है, उनके लिए नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हमारा साइबर कानून एक खातून की उसकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कहता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारा जो आईटी एक्ट है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस बारे में एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन फिर भी आईटी एक्ट में इस तरह के काम के लिए, इस तरह के एक्ट के लिए न सिर्फ आईटी एक्ट में बल्कि वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं है, और इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं उनको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। और अगर वुमेन की डिग्निटी को लेकर के इस तरह का कोई काम उसकी विल के, उसकी विश के अगेंस्ट किया जाता है या जबरदस्ती उससे उसकी कंसेंट हासिल करके किया जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे और भी कानून है। आईटी एक्ट में तो कंप्लेंट रजिस्टर हो ही सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, उसमें भी हम इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई जबरदस्ती हमारे से कोई गलत काम करा रहा है, जाने अनजाने। चाहे तो मतलब अगर हमारी उसमें जो बिलिंग है उसमें, या जो हमारी कंसेंट, लोग कह देते हैं कि भाई ये तो उनकी कंसेंट थी, इस वजह से जो है ये हुआ है, वो खुद समझदार हैं, मेच्योर हैं, इस तरह कभी लोग जो हैं वो लेते हैं हवाला। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है और जबरदस्ती उसकी कंसेंट हासिल की हुई है, तो उसमें केस रजिस्टर किया जा सकता है। और जिसकी मुख्तलिफ सजाएं हैं, इवन जिस घर में इस तरह की हरकत हुई है उसके लिए भी सजा का प्रोविजन है, फाइन का भी प्रोविजन है, और जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं उनके। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर किसी की तस्वीर ऑनलाइन उनका कुछ गलत इस्तेमाल होता है और उनको पता चल जाता है, तो पहली सूरत में वो कानून का सहारा कैसे ले सकती हैं? वो अपनी कंप्लेंट जो है वो आजकल साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश कर दिए गए हैं जी। और जिस जगह पे साइबर थाने नहीं है तो वो जो नियर बाई आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर पे भी, या जो महिला थाना होता है वहां पर पे भी जाकर के अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और जो भी आपके पास में एविडेंसेस हैं वो एविडेंस लगा करके आप अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकती हैं। और एफआईआर जो है इस तरह के मामलों में जो है वो फौरन लॉन्च की जाती है, कोई इस तरह का डिले बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप जाएं और अपनी एफआईआर जो है वो दर्ज कराएं, सबसे जरूरी तो इसमें यही होता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो आईओ होता है वो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है कि कहाँ तक मामला सही है, कितना गलत है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब चीजें। जी, और बहुत ज़रूरी है ये मालूमात हमारी तमाम ख़वातीन तक पहुंचना कि कानून ने उनकी हिफाजत के लिए क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि पिछले कुछ बरसों में जो अलहदगी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो खमियाजा है वो एक औरत को ही उठाना पड़ता है। कई बार हमने ये देखा है कि अगर वो जॉब भी कर रही है उसके बाद अगर वो उसमें कुछ मेंटेनेंस या मुआवजे की बात करती है तो कहीं ना कहीं ये रुकावट बन जाता है कि वो तो खुद कमा रही है, वो तो खुद जॉब कर रही है। ऐसी सूरत में बहुत ही आपसे मोटे तौर पर जानना चाहेंगे कि कानून क्या कुछ कहता है मेंटेनेंस के लिए? देखिए हिना, खामियाजा जो है वो औरत को तो भुगतना पड़ता है, लेकिन इस तरह की शादियों से जो बच्चे होते हैं
सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो बच्चे करते हैं, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। और इसका असर जो है उस वक्त तो नहीं पता चलता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो फ्यूचर होता है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है और उनको जो प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर डाइट या प्रॉपर केयर मिलनी थी वो नहीं मिलती है। तो वो सब चीजें, हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे बच्चों में इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां तक सवाल मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस आर्टिकल 21 जो कहता है, आर्टिकल 21 किसी भी पर्सन को डिग्निफाइड मैनर में लाइफ को गुजारने का राइट देता है। और ये हमारा जो है मूल अधिकार है कि जो हमें मिलना ही चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है। तो अगर हमारी लाइफ उस वे में हम लीड नहीं कर पा रहे हैं, गुजार नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है या लॉ की है कि हमें उस तरह से जो जरूरतें हैं वो हमारी फराहम हमें करा दी जाए। और इस शादी के बाद जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड की होती है, और खास तौर से उस औरत के लिए जो अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है तब। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट कर भी रही है और उसका एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, कई बार देखा गया है कि औरत जो है वो एकदम से उसको फौरी तौर पे कहीं से मेंटेनेंस नहीं मिलता, तो अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी या कुछ है तो वो किसी स्कूल में जॉब कर लेती है, छोटा मोटा जॉब कर लेती है या सिलाई विलाई कर लेती है। और जब वो मेंटेनेंस के लिए अपना सूट फाइल करती है तो कोर्ट में जो अपोजिट पार्टी है यानी उसका हस्बैंड ये WS में कह करके आता है कि जी ये तो इतना कमा रही है, ये ऐसा है ऐसा है। तो मेरा तो खैर सवाल यही रहता है उस पार्टी से कि अगर ये इतना कमा रही थी तो फिर आपको क्या दिक्कत थी कि आप इसको अपने साथ क्यों नहीं रख पा रहे? अगर ये इस लायक थी कि अपने खर्चे, तो आपके लिए तो और भी आसानी थी, आपकी लायबिलिटी कम हो रही थी। लेकिन ये सब कहने की बात है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, बच्चों के तमाम इखराजात होते हैं। तो ऐसे में कोर्ट जो है, कोर्ट का बहुत अच्छा मैंने देखा एटीट्यूड, वो उस आदमी से मेंटेनेंस जरूर दिलवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने के भी कई जजमेंट आए हैं कि अगर जो है इस तरह का उसकी आमदनी नहीं है कि उसके इखराजात पूरे हो सके, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो जब भी 125 का सूट फाइल होता है तो उसमें लड़की का भी इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक फॉर्मेट जारी किया था। बहुत लंबा फॉर्मेट है, उसमें पूरा डिटेल है आपके पास क्या मूवेबल एसेट्स हैं, इमूवेबल एसेट्स क्या हैं, बैंक अकाउंट कितना है, क्या है आपका, उसमें कितना आपका पैसा है क्या, और इसके अलावा और क्या जराए हैं। तो वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेनेंस के सूट में अब हमें देनी पड़ती है, लड़के को भी और लड़की को भी। तब कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि क्या जितना सोर्स ऑफ इनकम इस लड़की का है कि क्या वो इसके लिए पर्याप्त है और इसको, या फिर जरूरत है। अगर जरूरत है तो वो डेफिनेटली जो सेकंड पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उससे जो है वो खर्चा दिलवाती है। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी हमारे तमाम तर नाजरीन तक आपने पहुंचाई है और लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी है। नाजरीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट फराह फैज साहिबा मौजूद हैं। लगातार हम इनसे अहम कानूनी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। वकील साहबा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमने बात करी कि किस तरह इस तरह के जो मामलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा खमियाजा बच्चों को भी उठाना पड़ता है, खातून को भी उठाना पड़ता है, उनके घर वालों को भी उठाना पड़ता है। हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, कई बार हमने देखा है कि ये मामले बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं, साल साल इनमें लग जाते हैं, कोई फैसला नहीं आ पाता। अब क्या कुछ इसमें कानून का रुख बदला है? अब क्या जल्द इन मामलों का निपटारा हो रहा है? किस तरह से आप इसको देखती हैं? एक्चुअली जो इस तरह के ये जो एक्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिले तो नहीं होता, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स इस तरह की हैं कि उलझ जाते हैं। जैसे मेंटेनेंस को अगर हम लें तो विद इन 60 डेज नोटिस रिसीव होने के बाद में विद इन 60 डेज जो है वो ये डिसाइड होना चाहिए। तो अब वो नोटिस रिसीव होने का जो पीरियड है वो ही अपने आप में बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जिस एड्रेस पे नोटिस दिए जाते हैं, लड़के का जो घर होता है
तो सबसे पहले माँ बाप ये करते हैं कि वो एक पब्लिकेशन निकलवा देते हैं कि हमने अपनी संपत्ति से जो है उसे बेदखल कर दिया, अब उसका कोई वास्ता मतलब हमारे यहाँ से नहीं रहा। तो वो कानूनी दांव पेच होते हैं कोर्ट में ये दिखाने के लिए कि जी हमारा तो अब उसका से कोई मतलब नहीं रहा, कहाँ रह रहा है हमें नहीं पता, उसका एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसको नोटिस जो है वो सर्विस नहीं हो पाते। अब जब नोटिस का सर्विस नहीं हो पाया तो फिर वो केस आगे नहीं बढ़ पाता, केस में रुक जाता है, कभी कभी तो सालों निकल जाते हैं इसी बात में। तो ये एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि अब जैसे हर कोई जो है वो मोबाइल नंबर चला रहा है जी। मैं हमारे यहाँ की तो मैं जितनी तारीफ करूं अपने यहाँ की फैमिली कोर्ट की सहारनपुर की इतनी कम है। हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल जज हैं उन्होंने तो व्हाट्सएप से नोटिस भिजवाए। तो ये एक बेहतर तरीका है। अगर कोई नहीं मिल पा रहा है अपने घर पे तो मोबाइल तो चला रहा है, आजकल हर कोई एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप तो यानी कानून जो है वो लगातार मौजूद है। हमें एक कॉलर जो है वो कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए हम जल्दी से उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो नाजरीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।